लगेगी। मोदी उनके विकास की बात कर रहे हैं जिन अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी पर लगातार हमले होते रहे हैं। तो क्या चुनावी माहौल में मोदी के इस बयान को उनकी सियासी चाल समझा जाए? 2 फेज के इलेक्शंस बाकी हैं, वाराणसी में खुद उनकी साख दांव पर है। क्या ये सब सोच समझकर इस इंटरव्यू में ये बात कही गई है? विपक्ष भले ही मोदी को मुस्लिमों का दुश्मन नंबर 1 बताता है, लेकिन मोदी खुद मुस्लिमों के जीवन स्तर पर कामयाबी की कहानी लिखने का दम भर रहे हैं। मोदी अल्पसंख्यकों के विकास की बात कहकर वोटों के जुगाड़ के साथ साथ विरोधियों पर भी प्रहार कर रहे हैं। मोदी का सही स्वरूप अगर मुसलमान जान जाएंगे और मुसलमान अगर मोदी को प्रेम करने लग जाएगा, तो इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली है। 2002 गुजरात दंगों के बाद मोदी देश भर में कम्युनिज्म के प्रतीक बने। मुस्लिमों का मसीहा कहने वाली विपक्षी पार्टियों ने भले ही अल्पसंख्यकों के लिए कुछ न किया हो, लेकिन इसे लेकर मोदी पर प्रहार करने से वो कभी नहीं चूके। लेकिन हर बार से मोदी के हौसले बुलंद होते चले गए। दंगों से लेकर टोपी विवाद ने मोदी की राजनीति को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विरोधी भले ही मोदी को कम्युनलिज्म के चश्मे से देखते हों, लेकिन देश मोदी में बहुत कुछ देख रहा है। मेरे लिए सब समान है, सबकी भलाई मेरा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यही सिखाया है। लेकिन वोट लेने के लिए उसकी जाति को उकसाओ, फिर थोड़ा टुकड़ा फेंको, वो पाप न मैं करूंगा। और जो लोग करते हैं वो बुरा करते हैं, ये बात मैं बार बार बोलूंगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 15% मुसलमान हैं। मुस्लिम नेता दावा करते हैं कि लगभग 120 सीटों पर मुस्लिम वोटों की निर्णायक भूमिका होती है। यानी ये समुदाय किसी का भी राजनीतिक गणित बनाने और बिगाड़ने की कुवत रखता है। सवाल ये कि क्या मोदी को इसकी हकीकत का पता है, या फिर चुनाव के वक्त मुस्लिमों के विकास की बात करना मोदी की सियासी चाल तो नहीं है। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। तो सवाल अब भी उठेंगे ही कि मोदी की सियासी चाल तो नहीं है, और इस मौके पर क्यों कहा? क्या ये स्टेट्समैनशिप है, या फिर एक अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश है कि वोट मिले या ना मिले, लेकिन छवि अभी से बेहतर बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ साथियों की जरूरत पड़े, वगैरह वगैरह तमाम सवाल इस पे आएंगे। फैसल, आपसे फिर से शुरू करती हूं मैं, क्योंकि बार बार उस इंटरव्यू का जिक्र हम कर रहे हैं जिससे ये बात शुरू हुई थी। लेकिन एक बात है कि अब हम ये इसको कैसे आगे ले जाएंगे? क्या हम ये माने कि ये व्यक्ति जो अब ऐसी बात कह रहा है, इसका जो निगाह है वो बाद के कोएलिशन पर भी है? देखिए, जाहिर सी बात है, इंटरव्यू में तो वो उस तरह की बात नहीं करते हैं। और जब भी मैंने कहा कि अगर ऐसा होता है कि आप 220 सीट के आसपास रह जाते हैं, आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो किन लोगों के साथ आप हाथ मिलाइएगा या किन लोगों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा? तो उसका जवाब, तो ऑप्शन प्लान बी क्या है आपका? तो उन्होंने कहा कि प्लान ए से जेड तक मुझे सत्ता मिल रही है, बहुमत मिल रहा है। लेकिन कुछ चीजें जो इनफॉर्मल होती हैं, जो चीजें बहुत ये नहीं होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा कि उनको इस बात की चिंता है कि शायद उनको 272 सीट नहीं आ पाएगी। और इसलिए वो कहीं ना कहीं ये भी जो हो सकता है कि जो बात उन्होंने कही, स्टेट्समैनशिप जो दिखाई और जिस तरह से रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, वो भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। मुझे इस पर कहीं विवाद नहीं है कि वो क्या है और क्या नहीं है, लेकिन मुझे इस बात से इत्मीनान हुआ कि बहुत दिनों से जो चीजें लोगों के जहन में थी, उस पर कहीं ना कहीं एक चर्चा होगी। और इस आदमी के दिमाग में, जिनके बारे में तरह की बातें, उनके दिमाग में भी ये बात है कि इस समुदाय को छोड़ के नहीं चला जा सकता। एक तो आपके इंटरव्यू की ये बात कुरान और कंप्यूटर वाली, और दूसरी बात जो उन्होंने ये कही थी कि मैं टोपी बेशक ना पहनूं, लेकिन अगर मुसलमानों की टोपी कोई उछालेगा तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या इन बातों से वो मैसेज चला गया उन लोगों तक जो वो चाहते थे नरेंद्र मोदी? देखिए, अल्पसंख्यकों को लेकर मोदी जी को बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है, इन प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स क्लियर करनी होंगी। अगर आप इतना बड़ा समुदाय को अगर आप अपने भरोसे में नहीं ले सकते हैं, तो ये बहुत क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें हम उससे जोड़ के देखें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जब मेरी सरकार बनेगी तो जो स्टेट पावर होगा, जैसे अभी अदिति जी ने पहले मेंशन किया कि स्टेट का बहुत खौफ है
मुसलमानों में, खास करके ऐसी कोई सरकार जो कि मोदी जी के अंडर में अगर बनती है तो वो इस चीज को अब रियलाइज जरूर कर रहे हैं कि स्टेट का ये जो एक डर अंदर बैठा हुआ है कि स्टेट सबको एक तरह से एक समान तरीके से नहीं ट्रीट करेगा, उस डर को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत महसूस उनको शायद है। जैसे अरविंद भी कह रहे हैं कि एक चीज इसमें ऐड कर दूं कि ये बताइए कि अगर ये मान लीजिए कि मोदी जी की सरकार बन जाती है और प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं, तो क्या ये संभव है किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो 18 करोड़ मुसलमानों को बिल्कुल नजरअंदाज करके स्मूथली सरकार चला पाएगा? ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये एक रीच आउट करने की जो कोशिश जो अरविंद कह रहे हैं, और इसको अगर हम पॉलिटिकली देखें अरविंद, हम इसको ऐसे अगर देखें कि इस बात से या इस पोस्चरिंग से, इस तरह के बयान देकर मोदी एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के दिमाग में जो उनकी छवि है उसको वो थोड़ा सा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो विरोधियों की धार है सांप्रदायिक कहकर जो मोदी पर निशाना साधते हैं, उस धार को भी वो कुंद कर रहे हैं। सफल होंगे इसमें? देखिए, टाइम बहुत कम बचा है। ये मैसेज जब तक पहुंचेगा उससे माइनॉरिटी कन्विंस होगी, इस बात की संभावना इस इलेक्शन में तो मुझे कम लग रही है, और इसीलिए मुझे इस स्टेटमेंट में क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है। हम अक्सर गुजरात मॉडल की बात करते हैं, मैं गुजरात का डेटा देख रहा था। आज अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें कि मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा BMW कहां पर है, तो आपको दिखाई पड़ेगा सबसे ज्यादा BMW गुजरात में दिखाई पड़ती है मुसलमानों के पास। यानी पिछले 10-15 सालों में जो मोदी के पीरियड में विकास हुआ है उसमें मुसलमानों का भी उतना ही विकास हुआ है। या दूसरे शब्दों में जो बात मोदी कह रहे हैं कि मैं सबके लिए काम कर रहा हूं, सबके लिए विकास करूंगा, उस बात में क्रेडिबिलिटी दिख रही है गुजरात मॉडल से। और आज जो बात फैजल साहब के इंटरव्यू में वो कह रहे हैं, ये उस बात को और आगे ले जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये बात ठीक है कि जैसा हाँ ये वाकई इस तरह के ट्रांजिशन की तरफ इशारा है। लेकिन फैजल साहब ने जो बात कही विभाकर जी कि 18 करोड़ लोगों को आप कैसे नजरअंदाज करके कोई बात करेंगे, क्या जब इंडिया शाइनिंग की तरफ पूरा कैंपेन गया, कई लोगों का तर्जुमा और उसका इंटरप्रिटेशन ये था कि आपने असल में वो कर दिया जिससे आपका ब्रांड डाइल्यूट हो गया। मोदी जब ऐसा कर रहे हैं और अगर वाकई राजनीति वो है नीति जिससे राज हासिल हो, तो क्या वो इस राज को जोखिम में डाल रहे हैं? नहीं, मैंने इसी मैं जो देखता हूं कि हम लोग भी जो बात करें कि स्टेट्समैन लाइक है, एक रियलिटी है इस देश की। प्राइम मिनिस्टर आप जरूर हो सकते हैं, बट आपके अंदर जो भूखंड है वो अलग अलग राज्यों में है, और स्टेट्स जो है वो बहुत सारे जो लोगों के लिए अपने इलाके में जो भौगोलिक क्षेत्र है उनके विकास के लिए उनके ऊपर दारोमदार का है। जिन लोगों ने भी मोदी के भाषण को, कैंपेन को लगातार फॉलो किया है, उन्होंने अपनी एक भूमिका बताई है। उन्होंने कहा कि हम एक फैसिलिटेटर का काम करेंगे, यानी कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके ऊपर वो ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी होगी उन चीजों को लेके आगे बढ़ने का। जैसे स्टेट पावर की बात होती है, चाहे इन्होंने अदिति जी ने कहा कि मक्का मदीना, तो ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। हर एक स्टेट की अपनी सब्जेक्ट है, कोई भी परेशानी है सबसे पहले वहीं से होना पड़ता है। सेंटर की भूमिका बाद में आती है, वो इंटेलिजेंस और उन सारी चीजों के रोजमर्रा के पुलिसिंग में उसका कोई रोल नहीं। तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि उस समय वहां गवर्नमेंट कौन थी और क्या हुआ था? नहीं, उसकी बात नहीं, बिल्कुल मैं उस चीज से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, क्योंकि हम अपने देश की बात कर रहे हैं। अगर हम आज चर्चा कर रहे हैं उसके इंटरव्यू की, तो शायद इसलिए कर रहे हैं कि लगता है कहीं कि वो आपके देश के प्रधानमंत्री होते हैं कि नहीं। तो अगर कोई प्रधानमंत्री है, कोई भी है, वो XYZ, उसकी सोच क्या है आपके देश के लिए, आपके देश की जनता के लिए क्या सोच है। मैं किसी राजनेता से, किसी राजनीतिक विचारधारा के आधार से नहीं सोच रहा हूं, मैं जनता की नजर से सोचता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, अल्पसंख्यक जो मेरा जो साथी हैं वो क्या चाहते होंगे, जो महिलाएं हैं वो क्या चाहती होंगी, और कहां पे मुझको वो कॉन्फिडेंस, एक मैं पूरा कर लेता हूं, कॉन्फिडेंस कहां पे मिलता है। कोई रोड मैप, हमने सभी नेताओं के भाषण सुने, इसमें कभी किसी की तरफ से कोई रोड मैप नहीं आया है। जिन लोगों ने भी अगर अपनी बात भी कही है तो हमने ये राइट्स दे दिए, हमने वो राइट्स दे दी, बट हमारे पॉकेट में क्या आया? इस बात से हम इसको रोड मैप माने, ये नहीं लग सकता कि एक बात कह दी, क्योंकि ये तो सभी लोग ये बात करते आ रहे हैं। सभी नहीं कह रहे हैं ना अलका जी, सभी कहाँ कह रहे हैं कि हम सबके विकास की बात क्यों करें? कहते हैं कि आपको ये मॉडल गुजरात के मॉडल के खिलाफत करते हुए नजर आते हैं, अपनी कोई मॉडल लेके नहीं आना चाहते हैं। वो जो ब्रांड वैल्यूएशन की बात अभी अलका जी, दिनेश जी ने शुरू की, आज उसी का काउंटर हमने देखा कि वो पीछे राम जी का वो स्टेज जो बना हुआ था, वो हम थोड़ा पीछे देख लें। मोदी जी
के स्टेज जहां से वो भाषण देते हैं, कई बार उनकी मन की भावना व्यक्त करता है। पहली बार इन्होंने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर बनने की तो चर्चा शुरू हुई तो लाल किले का पीछे बैकड्रॉप। आप ये कह रहे हैं कि जैसे काशी से लड़ने का अपना एक सिग्निफिकेंस है, मैसेज है, वैसे ही क्या इस बैकड्रॉप का भी अपना एक मैसेज है? अभी जैसे अदिति जी ने कहा कि वो फैजाबाद जाके राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, वो ठीक है, लेकिन वो जो बैकड्रॉप में राम की वो फोटो लगी हुई है वो अपने आप में कुछ कहता है, और वो उस अपने जो